क्या आप सिंधी के पेपर में 100% नंबर हासिल करना चाहते हैं तो आपको इस टारगेट पेपर को मुकम्मल फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ये गारंटी मैं देती हूँ कि अगर आपने इस टारगेट पेपर को मुकम्मल फॉलो कर लिया तो फिर आपके अच्छे नंबर आने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ क्लास 10 सिंधी के 2026 के टारगेट पेपर को शेयर करने जा रही हूँ, जिसके एग्जाम में आने के चांसेस 100% है। तो चलिए फिर बगैर वक्त को जाया किए हम टारगेट पेपर को शुरू करते हैं। तो ये आप लोगों के पास क्लास 10 सिंधी का 2026 का टारगेट पेपर, जो कि आप लोगों के पास टोटल 75 नंबर्स का होता है और इस पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको टोटल 3 घंटे दिए जाएंगे। इन 3 घंटों के अंदर अंदर ही आपने अपने पेपर को कंप्लीट करना है। तो सिंधी के पेपर में आप लोगों के पास जो सबसे पहला सवाल होता है वो होता है एमसीक्यूज का। जी हाँ, हिस्सों अलिफ गड़न चौंता सवाल यानी कि एमसीक्यूज। तो सबसे पहला आप लोगों के पास जो हिस्सा है वो है एमसीक्यूज का, और पूरा का पूरा जो आपके पास हिस्से अलिफ है वो टोटल 15 नंबर का होता है। हे डनल हर एक सवाल लाए सही जवाब चुन दियो। अब आपने यहाँ पर हर एक एमसीक्यूज के लिए सही जवाब को चूज करना है और आप लोगों को यहाँ पर दिए भी जाएंगे टोटल 15 एमसीक्यूज, यानी कि आपके पास एक एमसीक्यू जो है वो 1 नंबर का होगा। तो 15 नंबर तो आपको सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज से मिल जाएंगे। तो आपने इन एमसीक्यूज की तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से करके जानी है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने इन एमसीक्यूज की तैयारी करनी कहाँ से है। तो देखिए, सबसे पहले तो आपने पास्ट पेपर से एमसीक्यूज की लाजमी तैयारी करके जानी है, क्योंकि अक्सर ही पास्ट पेपर में जो एमसीक्यूज होते हैं वो रिपीटेड होते हैं। तो लाजमी टेनर को आपने बाय करना है। इसके अलावा आपने करना क्या है, आपके पास अगर सिंधी के नोट्स होंगे तो उसके अंदर भी एमसीक्यूज मौजूद होते हैं, आपने उनकी तैयारी भी लाजमी करके जानी है। इसके अलावा आपको कहीं से भी एमसीक्यूज मिले सिंधी के, बस आपने उनकी लाजमी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि जितनी ज्यादा एमसीक्यूज की आप प्रैक्टिस करके जाएंगे उतने ही चांसेस है कि एग्जाम के अंदर आपको सारे के सारे एमसीक्यूज आए और आप बासानी 15 में से 15 नंबर हासिल कर पाए। तो अब जरा हम चलते हैं हिस्सा बे की तरफ। तो हिस्सा बे आप लोगों के पास है मुख्तसर जवाब जा सवाल। अब यहाँ पर आपको मुख्तसर सवाल के जवाब देने होंगे और पूरा का पूरा जो हिस्सा बे आप लोगों के पास है वो टोटल 30 नंबर का है। अब मैं आपको बारी बारी हिस्सा बे के अंदर के तमाम सवालात के बारे में बताती जाऊंगी, ठीक है। तो हिस्सा बे का सबसे पहला सवाल आपके पास है कि बा पंजन सवालन जा जवाब दिनो। तो पंजन का मतलब होता है 5। तो अब आपने यहाँ पर किसी 5 सवाल के जवाब देने हैं और यहाँ पे तकरीबन आपको 9 सवाल दिए जाएंगे और आपने किसी 5 सवाल के जवाब देने हैं, ठीक है। ये सवाल आपकी चैप्टर के लास्ट में जो एक्सरसाइज होती है वहीं से दिए जाएंगे, ठीक है। और ये तमाम सवाल आप लोगों के पास 10 नंबर के होंगे, यानी कि आपने 5 सवाल करने हैं तो एक सवाल आपके पास होगा 2 नंबर का। तो आप टोटल 5 सवाल करेंगे तो बआसानी आपको 10 नंबर मिल सकते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने किन किन सवालात की तैयारी करके जानी है जिनके 2026 के एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहला सवाल आप लोगों के पास है, अंग्रेजन तालपुरंजी अवाली दौर में केड़ा लेखक व शायर थी गुजरिया आहन। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास है, लाजमी तैयारी आपने इसकी करके जानी है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, बैनुल अक़वामी अदालत केड़ा केड़ा कम कंदिया ही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, अच्छा ये जो तीसरा सवाल है ये नज़्मों की पोर्शन से लिया गया है। जंग आई फसाद जुबाइस केड़ियोन गालिहोन आहन। इसके अलावा आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकारी मुलाजमन की कायदे आजम केड़ी हिदायत कई आही। कि सरकारी मुलाजमों को कायदे आजम ने कौन सी हिदायत की, वाले चैप्टर के अंदर से कायदे आजम जरशाद। नेक्स्ट है, मौलाना वफाई जे केड़ा इल्मी यादगार मौजूद आहन। और ये सवाल आप लोगों का मौलाना वफाई वाले चैप्टर का, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, हजरत इमाम जाफर जा केड़ा मशहूर शागिर्द थी गुजरिया आहन। इमाम जाफर केड़न उस्तादन व तालीम हासिल कई। ये स्टार्टिंग के चैप्टर में से है, मतलब जो स्टार्टिंग के अंदर हजरत इमाम जाफर का जो चैप्टर मिलेगा आपको उसके अंदर से आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा। आई थिंक तीसरा चैप्टर है ये आपके पास। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है, पाण से गोरन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लामी बरादरी बाबत केड़ो इरशाद फरमायो। हिन हज के हिज्जतुल विदा छो छियो वही। तो ये सवाल आप लोगों का पहले चैप्टर से है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के पास। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, सलीम अय्यर डारेलन जो खात्मो केण आंदो गोरजी तबाही डमी दिल में केड़ो फैसलो कियो। तो ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है, तो इसकी भी आपने अच्छे से तैयारी करके जानी है।
इसके अलावा अब जरा हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि आप लोगों के पास है। बादशाह बियो भैरो केड़ो ख्वाब लथो ऐं केस ख्वाब जो ताबीर कें बुधायो। ये एक सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके लास्ट के चैप्टर से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खत लिखण की शुरुआत छा सां कई वेंदी आहे। कि खत लिखने की शुरुआत कहाँ से की जाती है। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है, मीरन जी इखलाक बाबत बरनस छा लिखियो आहे। मीरन जी दरबार से लिया गया है कि इखलाक के बारे में बरनस ने क्या लिखा है। नेक्स्ट आपके पास है, रत बचाओ ऐं खाधे पीती जा कानून केड़ी रेत सां साफ करण घुर्जन। और ये सवाल आपके पास रत बचाओ चैप्टर से लिया गया है कि खाने पीने के बर्तन वगैरह है उन्हें किन कपड़े से साफ करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, केंजर जी दंती आहो नालो केड़ पियो। केंजर झील का ये नाम किस वजह से रखा गया है। सिंध जी सकाफत जी अहम सोकड़ी केड़ी आई। थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक्स हुई हुई है, ठीक है, तो ये सवाल भी काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, काफिया जो बादशाह के चियो वही थो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के पास है। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के पास है, कुल्होड़न जी दौर के सिंधी अदब जे सुनहरी दौर छो तो सड़ियों वही। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के पास। इसके अलावा नेक्स्ट आपके पास है, केड़ा मुल्क बैनुल अक़वामी अदालत खां पंहिंजा तकरार नबेरी सघन था। काफी इंपॉर्टेंट है ये भी, मैंने इसमें काफी इंपॉर्टेंट ही क्वेश्चन को रखा है। नेक्स्ट आपके पास है, हज़रत सुलेमान फारसी रज़ियल्लाहु तआला अन्हा हक ऐं सच जी गोला लाए केड़ियोन कोशियोन कियोन। ठीक है, ये भी आप लोगों के पास हज़रत सुलेमान फारसी वाले चैप्टर का है। इसके अलावा नेक्स्ट है, ना केड़ी शर्त ना कुलमिया के ख्वाब जो ताबीर बुधायो। ये भी काफी इंपॉर्टेंट सवाल है जो कि जेड़ो राज तेड़ो बाग वाले चैप्टर से लिया गया है। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन आपके पास है, कायदे आजम शागिर्दन के नसीहत कंदी केड़ियन गालियन डाना जंदन ज़यान छिखाइयो आई। तो कायदे आजम वाले चैप्टर से लिया गया है, ठीक है। इसके अलावा एक और चैप्टर आपके पास है, इत्तेहाद तंजीम ऐं यकीन महकम। ये चैप्टर जो है काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर हर साल इसमें से लाजमी क्वेश्चन देता है, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपने इस चैप्टर के भी सवाल जवाब की तैयारी करके जानी है। देखिए अभी आप लोगों के पास टाइम है, क्योंकि अभी एग्जाम होने में थोड़ा टाइम है, तो आप लोग आराम से इन सवालात की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थे आप लोगों के पास शॉर्ट सवाल जिनकी आपने लाजमी तौर पे तैयारी करके जानी है। इसके अलावा आप लोगों के पास जो तीसरा सवाल होता है वो होता है अल्फाज जुमले। अब देखिए अल्फाज जुमले तो आपको कोई नहीं बता सकता ना कि कौन से आएंगे, तो इनके आपने लाजमी तौर पर 5 पेपर से तैयारी करके जानी है, तो आराम से आपके सवाल हो जाएगा। और अल्फाज जुमले जो है वो आपके पास होते हैं 4 नंबर के, और आपको यहाँ पर टोटल 8 जुमले दिए जाएंगे, जिसमें से आपसे कहा जाएगा कि आपने 4 जुमले लिखने हैं। यानी कि आपके पास एक जुमला जो होगा वो 1 नंबर का होगा, तो आपने अल्फाज जुमलों की तैयारी ना 5 पेपर से करके जानी है। इसके अलावा चौथा सवाल आपके पास है, अल्फाज ज़िद वाहिद जमा और मुज़क्कर मुअन्नस। ठीक है, ये ग्रामर से रिलेटेड आपके पास कुछ सवाल हैं, ठीक है। इनकी तैयारी भी आपने 5 पेपर से करके जानी है। मतलब बस अगर आप सिर्फ 10 ईयर से कर लेंगे ना तो इनफ, और फिर आप इसके अलावा तैयारी नहीं करें, क्योंकि छोटे छोटे सवाल है, जुमले हैं, अल्फाज की जिद बनाना है, वाहिद जमा बनाना है या मुज़क्कर मुअन्नस वगैरह बनाना है, तो बस 10 ईयर से ही कर लेंगे तो काफी हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा अब जरा बात करते हैं कि ना ये कितने कितने नंबर के हैं। तो देखिए अल्फाज ज़िद की बात करें तो ये आपके पास है टोटल 4 नंबर के। इसके अलावा वाहिद जमा जो आपके पास है वो है 3 नंबर के, और मुज़क्कर मुअन्नस भी है 3 नंबर के। तो अल्फाज ज़िद जो है वो 4 नंबर के हैं और आपको करने भी 4 ही होंगे। इसी तरह वाहिद जमा जो है वो आप लोगों के पास 3 नंबर के होंगे और 3 ही आपको करने होंगे। और इसके अलावा नेक्स्ट की अगर हम बात करें तो जो आपके पास मुज़क्कर मुअन्नस, ये भी आपको 6 दिए जाएंगे आई थिंक, और आपने इसमें से 3 करना है और ये 3 नंबर के हैं। मतलब ये सब 1-1 नंबर के सवाल आपके पास हैं, तो बस आपने इनकी 5 पेपर से तैयारी कर लेनी है, तो ये काफ़ी हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा एक बात याद रखिएगा कि अल्फाज ज़िद वाहिद जमा मुज़क्कर मुअन्नस ये भी आपके पास सवाल नंबर 4 ही है, और ये नीचे वाला भी सवाल नंबर 4 ही है। मतलब सवाल नंबर 4 के अंदर आपके पास ये 4 पार्ट है, ठीक है। तो अब जरा हम बात करते हैं सवाल नंबर 4 के चौथे पार्ट की, जो कि आप लोगों के पास है, हेटियन माँ के वाहिद जी तारीफ मिसालन सा लिखो। अब यहाँ पर आपको कोई 2 अल्फाज दिए जाएंगे जिनकी आपने तारीफ करनी है, साथ में उनकी मिसालें भी देनी है, ठीक है। आपको 2 दी जाएंगे और आपने किसी एक की तारीफ करनी है, और ये सवाल जो है ये भी आपके पास 2 नंबर का है। मतलब एक तारीफ आपके पास यहाँ पे 2 नंबर की है। तो आपने तैयारी किन किन की करके जानी है, जैसे कि आपके पास है ज़मीर, फेल, सिफ्त, इस्म, हुर्फ़े जुमलो, हुर्फ़े जर, ज़र्फ़ और हुर्फ़े निदा। एक-एक लाइन की छोटी-छोटी सी तारीफ़ें हैं, तो आपने इनकी लाज़मी तौर पे तैयारी करके जानी है। हिस्सा बी का आप लोगों के पास जो 5वां सवाल है वो है, हेटियन माँ के बाद चेण इस्तिलाहन जी सिंधी में मायने लिखो। अब ना चेण का मतलब होता है 4। अब ना यहाँ पर आपको कुछ इस्तिलाहात दी जाएंगी, जो कि आपको दी जाएंगी 7, और आपने किसी 4 इस्तिलाह
और ये सिंधी में इस्तिलाहात दी जाएंगी और आपने उनके सिंधी के अंदर ही मायने बताने हैं। तो 7 इस्तिलाहात दी जाएंगी जिसमें से आपने 4 के सिंधी में ही मायने बताने हैं। और ये जो है सवाल ये आपके पास 4 नंबर का ही होगा। लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप जो है वो इस सवाल को अटेम्प्ट करें, क्योंकि देखिए इस सवाल के साथ आपको या लिखा हुआ नजर आ रहा है, या तो आप ये वाला करें मतलब इस्तिलाहन की सिंधी में मायनी, या फिर आप ये नीचे वाला करें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप जो है वो ये वाला सवाल अटेम्प्ट करें, ठीक है। क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या है, हेटियन डनल पैराग्राफ पढ़ी, आखिर में डनल सवालन जा जवाब लिखो। अब यहाँ पर ना आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिया जाएगा और आप पहले उसे पढ़ेंगे और उसके आखिर में ना आपको सवालात दिए जाएंगे कोई 4, जैसे कि 1, 2, 3 और 4, टोटल 4 सवाल दिए जाएंगे और आपने उस पैराग्राफ को पढ़कर इन चारों के चारों सवाल के जवाब देने हैं। तो ये आसान काम है, जैसे कि आपको इंग्लिश वगैरह के अंदर दिए जाते हैं ना, कोई पैराग्राफ दिया जाता है, पैराग्राफ के नीचे 4 सवाल लिखे होते हैं और आपने पैराग्राफ के अंदर से ही उन सवालात के जवाब को ढूंढ के लिखना होता है। तो ये काम जो है वो इंतहाई आसान तरीन है, क्योंकि देखें पैराग्राफ जो है पहली बात वो दिया तो आपको सिंधी में जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है सिंधी का पेपर है तो सिंधी में दिया जाएगा। लेकिन आपको फायदा ये है कि वो पैराग्राफ आपके सबक से ही दिया जाएगा, मतलब आपकी बुक के अंदर जो चैप्टर्स दिए गए हैं सिंधी की बुक में उन्हीं के अंदर से कोई छोटा सा पैराग्राफ ले लेंगे और साथ में उसके नीचे सवालात लिखे होंगे जिनके आपने जवाब देने होंगे। अब जरा देखिए मैं आपको एक एग्जाम्पल भी दे देती हूँ जरा। जैसे कि आप लोगों के पास एक पैराग्राफ है, नमाज पढ़ो आई उनते हमेशा कायम रहो, छाकाण ता नमाज दीन जो मजबूत थम्बो आही। नमाज पढ़े और उस पे हमेशा कायम रहे क्योंकि नमाज है वो दीन का सुतून आही। जेको शख्स बैन लायक खट खोदी तो, जो शख्स दूसरों के लिए खड्डा खोदता है तो आहो पाण उनिया खडम करन दो, तो वो शख्स उसी खड्डे में गिर जाता है। हमेशा सच गाले हाई जी पोए, हमेशा सच बोलना चाहिए। इनिया मां नफा पहुंची या नुकसान, चाहे आपको उससे नफा पहुंचे या नुकसान। जे कड़े मारण सा मील मिलाप रखो, अगर लोगों से मेल मिलाप रखना है, हुजे ता हमेशा चंगड़ मारण सा रुख जी, तो हमेशा अच्छे लोगों के साथ मेल मिलाप रखना चाहिए, मतलब मिलना चाहिए। तो ये था छोटा सा पैराग्राफ। अब देखिए नीचे आपको यहाँ पे 4 सवाल दिए गए हैं और एक सवाल आपके पास यहाँ पे 1 नंबर का है, ठीक है। हमेशा केड़ी गाले हाथे कायम रहने जो हुक्म आई, हमेशा किस बात पे कायम रहने का हुक्म है। तो देखिए आपने ऊपर पढ़ा था कि हमेशा सच बात पे कायम रहने का हुक्म है। इसी तरह दूसरा सवाल है, दीन जो मजबूत थम्बो छा के सदियों वयो आई, दीन का मजबूत सतून किसको कहा गया है। तो जाहिर बात है आपने पहली लाइन में पढ़ा था छकार था नमाज दीन जो मजबूत थम्बो आई, तो यहाँ पर आपने लिखना है यही वाली लाइन, ठीक है। या फिर आप वन वर्ड आंसर भी लिख सकते हैं, सवाल में से ले ले कि दीन जो मजबूत थम्बो नमाज सडो वयो आई, ठीक है। इसके अलावा तीसरा सवाल है, बैन लायक खट खोडी वाने की छात तो तली, कि जो दूसरों के लिए खड्डा खोदता है उसके साथ क्या होता है। तो ये भी आपने ऊपर पढ़ा है। तो ये पूरा यहाँ से आप यहाँ तक लिख सकते हैं कि जे को शख्स बैन लायक खड खोदी तो हो पहाड़ उनिया खड में गिरन दो, ठीक है। तो ये भी आप पूरा लिख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा लास्ट है, केड़े के समझी मारन सा मील मिलाप रखल गर्जी, कैसे लोगों के साथ मील मिलाप रखना चाहिए। तो लास्ट की पूरी लाइन लिख दे, जे कड़े मारन सा मील मिलाप रखो तो जेता हमेशा चंगर मारन सा रख जी। तो ये यहाँ से यहाँ तक लिख देंगे। तो मतलब यही है कि जो भी आपको पैराग्राफ दिया जाएगा, जो सवालात दिए जाएंगे, तो उन सवालात के जवाब आपको इन्हीं पैराग्राफ से मिल जाएंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप ये वाला सवाल अटेम्प्ट करें, पैराग्राफ वाला, ठीक है, क्योंकि ये सवाल आपके पास 4 नंबर का है। तो इस सवाल को अटेम्प्ट करने का आपको फायदा ये है कि आपको सवालात भी खुद दिए गए हैं और जवाबात भी आपके पास ही हैं। तो मजे की बात है, आराम से आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। बस शर्त यही है कि आपने इस सबक को पढ़ा हुआ होना चाहिए। तो आपको मेरे चैनल के ऊपर पूरे के पूरे सिंधी के जितने भी सबक हैं उन सब की प्लेलिस्ट मिल जाए। इसके अंदर मैंने तमाम के तमाम चैप्टर्स को डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो अगर आप उनको सुन भी लेंगे ना, तब भी ये है कि आपको कोई भी सवाल आएगा, पैराग्राफ आएगा या फिर आखिर में एक सवाल होता है ट्रांसलेशन वाला, आपको सिंधी के अंदर कुछ लाइन्स दी जाती है जिनके आपने ट्रांसलेशन करनी होती है, तो वो भी आप बआसानी कर लेंगे। तो बस आप क्या करें, रोज एक सबक को सुन ले। सिर्फ मैं ये नहीं कहती कि आप याद ही करें, बेशक आप सिर्फ मोबाइल के अंदर मेरी वीडियो लगा लें और सिर्फ एक सबक को अगर आप रोज भी सुनेंगे तब भी बआसानी आप सिंधी के पेपर को बिल्कुल आसान तरीके से हल कर लेंगे। तो ये सारे के सारे सवाल थे आप लोगों के पास हिस्सा बे के। तो हिस्सा बे जो है यहाँ पर दी एंड होता है। और अब जरा हम चलते हैं हिस्सा जीम की तरफ। हिस्सा जीम जिसके अंदर आपको दिए जाएंगे तफसीली जवाब जा सवाल। तो यहाँ पर आपको कुछ लॉन्ग क्वेश्चन दिए जाएंगे जिनको आपने हल करना है और पूरा का पूरा हिस्सा जीम जो आप लोगों के पास है वो टोटल 30 नंबर का होता है। तो 30 नंबर का हिस्सा जीम है, 30 नंबर का ही आपके पास हिस्सा बे है और 15 नंबर का है आपके पास हिस्सा अलिफ। तो कुल मिला के हो गया आप लोगों के पास 75 नंबर, यानी कि 75।
तो सिंधी का पेपर बहुत आसान होता है, बहुत ही आसान, कि अगर आप इसकी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएँगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर आप लोग हासिल कर पाएँगे। तो हिस्सा जीम का आप लोगों के पास सबसे पहला सवाल है, जो कि है सवाल नंबर 6, वो है हेटियन माँ के बाहिक उन्वान ती मज़मून लिखो। अब आपको यहाँ पर कोई 3 उन्वान दिए जाएँगे, जिसमें से किसी एक के ऊपर ही आपने मज़मून लिखना है। सिंधी के अंदर ही लिखना है, और ये जो मज़मून होगा ये आपके पास होगा टोटल 6 नंबर का। मैंने आप लोगों की आसानी के लिए हर सवाल के साथ लिखा भी है कि वो सवाल कितने नंबर का है, ताकि आप जब पेपर की तैयारी करें तो आपको किसी किस्म का मसला ना हो। तो अब आपने किन-किन टॉपिक्स की तैयारी करके जानी है? पहला आपके पास है वक़्त जी पाबंदी, दूसरा आपके पास है उस्ताद जी अहमियत, तीसरा है पसंदीदा शख्सियत, इसके अलावा तालीम जी अहमियत, क्लिफ्टन या केंजा डंजो सैर। तो ये आपके पास कुछ टॉपिक्स है जिनकी आपने अच्छे तरीके से तैयारी करके जानी है। इंशाल्लाह सिर्फ और सिर्फ अगर आप इन्हीं टॉपिक्स की तैयारी कर लेंगे तो मज़मून का सवाल भी आप लोग बासानी अटेम्प्ट करके आ सकते हैं। इसके अलावा हिस्सा जीम का 7वां सवाल आप लोगों के पास है, पंहिंजी स्कूल जी हेडमास्टर या हेडमास्टर यानी के दरख्वास्त लिखो। अब यहाँ पे आप लोगों को दरख्वास्त लिखनी है। दरख्वास्त भी आप लोगों के पास 6 नंबर की है, और दरख्वास्त के लिए आपने किन-किन टॉपिक्स की तैयारी करके जानी है। पहला आप लोगों के पास है मुअत्तल लाए, यानी कि छुट्टी के लिए। इसके अलावा पिकनिक लाए, इसके अलावा फी माफ करण लाए, फीस माफी के लिए। इसके अलावा सकाफत जो ढारो, सकाफत के दिन के लिए। और लास्ट आपके पास है शाह अब्दुल लतीफ बिटाया जो डे, कि शाह अब्दुल लतीफ बिटाया का दिन। तो ये जो है कुछ टॉपिक्स आपके पास है, इन्हीं की अगर आप तैयारी करके जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह दरखास्त के पोर्शन को भी बासानी अटेम्प्ट कर सकते हैं और पूरे के पूरे पेपर में बहुत अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा दरखास्त के अंदर भी आपके पास चॉइस आती है। देखें, या तो आप करें दरखास्त, या फिर आप करें पेंजी दोस्त के खत लिखी के, या फिर आपने खत लिखना है। जैसे कि नॉर्मली उर्दू के पेपर जब आप देते हैं तो आपको दरखास्त या फिर खत के अंदर चॉइस आती है, तो सिंधी के अंदर भी ऐसा ही है, ठीक है। अगर आप खत अटेम्प्ट करना चाहते हैं, दरखास्त को अटेम्प्ट नहीं करना चाहते हैं, तो आप किन किन टॉपिक्स की तैयारी करके जाएंगे? तो पहला आपके पास है स्कूल में हम निसाबी सरगर्मियन में हिस्सों, दूसरा आपके पास है घुमर जी दावत, या फिर कराची घूमने की या कहीं भी घूमने के लिए दावत। इसके अलावा कामयाबी थी मुबारकबाद, पढ़ाई सा गडो गड रांदियन में दिलचस्पी लाए, और लास्ट है आदमशुमारी जी अहमियत। तो ये कुछ टॉपिक्स आपके पास है, इनकी लाजमी तैयारी करके जानी है। अच्छा, अब यहाँ पे ना आपकी मर्जी है कि आप खत को करें या फिर आप करें दरखास्त को, क्योंकि ये दोनों ही तकरीबन ठीक है, आप दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। अगर मैं आपको सजेस्ट करूँ तो मैं आपको कहूँगी कि आप दरखास्त को अटेम्प्ट कर लें, क्योंकि दरखास्त को अटेम्प्ट करने का फ़ायदा ये होता है कि अगर आप दरखास्त की तैयारी करके जाएँगे, तो दरखास्त के अंदर ना स्टार्टिंग का पोर्शन, द एंड का पोर्शन और अंदर का कुछ मटेरियल तकरीबन तकरीबन ना सेम होता है। तो फिर फ़ायदा आपको यही हो जाएगा कि थोड़ा-सा कि अगर हट के टॉपिक्स भी आते हैं, तो आप फिर भी खुद से लिख पाएँगे, वरना खत बड़ा भी होता है अच्छा खासा और इसमें डिटेल भी माँगते हैं, और हर खत के लिए टॉपिक अलग-अलग होता है, तो फिर आपको अलग से ही मटेरियल लिखना पड़ेगा। लेकिन अगर दरखास्त की बात करें तो दरखास्त जो है वो आसानी से याद भी हो जाएगी, छोटी-सी भी होगी और नंबर भी बराबर ही है दोनों के, क्योंकि दरखास्त भी अगर करेंगे तो 6 नंबर के, खत भी करेंगे तो वो भी आपके पास 6 नंबर का है। लेकिन याद रखिएगा, पहले से डिसाइड कर लें कि खत की तैयारी करनी है या दरखास्त की तैयारी करनी है, ठीक है? क्योंकि इन दोनों में से चॉइस है, कोई एक ही आप अटेम्प्ट करेंगे। इसके अलावा हिस्सा जीम का 8वां सवाल आप लोगों के पास है, हेड डनल शेरन माँ केम्बा बिन जी तशरी शायर आई नज़म जी हवाली सा करियो। अब देखिए, यहाँ पर ना आपको कुछ अशआर दिए जाएंगे। बिन का मतलब होता है 2, और आपने 2 अशआर की तशरीह करनी है। मतलब दिए जाएंगे आपको 4 अशआर और आपने करनी है किसी 2 अशआर की तशरीह। साथ में आपने शायर का और नज़म का हवाला भी देना है। जी हाँ, अभी आप लोग 9 के अंदर उर्दू के अंदर आप लोग गज़लों की तशरीहात याद करके आ गए होंगे, तो वही काम यहाँ पे अब आपने यहाँ पर कुछ नज़्में दी जाएँगी और उन नज़्मों के अशआर दिए जाएँगे जिनकी आपने तशरीह करनी है, और साथ में आपने शायर का, नज़्म का हवाला भी देना है। और ये सवाल जो है वो आपके पास होता है 6 नंबर का। बस याद रखिएगा कि आपको यहाँ पे कोई 4 शेर दिए जाएँगे और आपने कोई 2 शेर अटेम्प्ट करने हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपने किन-किन नज़्मों के अशआर की तैयारी करके जानी है। सबसे पहला आपके पास है दुआ, इसके अलावा प्यारा वतन और सच्चल सरमस्त। ठीक है, तो ये 3 आपके पास टॉपिक्स हैं। अगर आप इन्हीं की तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप लोग जो है 2 अशआर को बासानी अटेम्प्ट करके आ सकते हैं, ठीक है? अच्छा, इसके अलावा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात कि वो स्टूडेंट जो कि इस वीडियो को उस टाइम देख रहे हैं जब एग्ज़ाम बहुत करीब आ चुके हैं, या फिर वो स्टूडेंट्स जिनसे सिंधी जो है वो याद नहीं होती है, सिंधी को याद करने में बहुत ज़्यादा मसला होता है, तो उन लोगों के लिए मैंने सिंधी के पेपर का एक शॉर्ट और ईज़ी वर्ज़न भी बनाया है। लेकिन ये सिर्फ़ उन लोगों के लिए है जिनकी बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, या फिर
जिनसे सिंधी याद नहीं हो, या वो लोग जो मेरी वीडियो को बिल्कुल लास्ट में देख रहे हैं जब एग्जाम बहुत करीब है, तो उनके लिए एक बहुत ही शॉर्ट सा और एक इजी सा मैंने वर्जन बनाया है टारगेट पेपर सिंधी का ही, लेकिन वो पेड वर्जन है, ठीक है। अगर आप लोग उसको बाय करना चाहते हो, आप लोग मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी या मैं कमेंट में पिन कर दूंगी, तो आप लोग मुझसे इंस्टाग्राम के जरिए राब्ता कर सकते हैं, क्योंकि उस टारगेट पेपर में मैंने हर चीज को शॉर्ट कर दिया है, चाहे वो मजमून हो, दरखास्त हो, खुलासे, मरकज़ी ख़याल, तशरीहात वगैरह हो। तकरीबन तकरीबन तमाम ही चीज़ों को मैंने काफ़ी शॉर्ट कर दिए ताकि आप लोगों को बिल्कुल भी मसला ना हो। और अब ज़रा हम वापस से चलते हैं टारगेट पेपर के ऊपर। तो देखिए, हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे 8वें सवाल की। तो जो सवाल नंबर आपके पास 8 है, उसके अंदर भी या आता है, यानी कि चॉइस आती है। या तो आप करें अशार की तशरीह, ठीक है? या फिर आप करें हेड डनल बंद जी तशरीह शायर ऐ नज़म जी हवाली सा लिखो, या फिर आप करें बंद की तशरीह, ठीक है? तो या अशार की तशरीह या बंद की तशरीह, इन दोनों में से कोई एक करेंगे, लेकिन दोनों ही आपके पास 6 नंबर की हैं। अच्छा, एक बात, दोनों के अंदर ही आपने नज़म और शायर का हवाला लाज़मी देना है। लेकिन एक बात गौर करने की है कि अगर आप अशार की तशरीह करेंगे तो आपको किसी 2 अशार की तशरीह करनी होगी। बंद की तशरीह करेंगे तो कोई एक ही बंद की आपको तशरीह करनी होगी, ठीक है? लेकिन बात यही है कि अशार की तशरीह में आपको चॉइस दी जाएँगी कि 4 में से कोई 2 अशार की तशरीह करनी है। लेकिन बंद में ना आपको एक ही बंद दिया जाएगा और उसी की तशरीह करनी है, कोई चॉइस नहीं है, जो दिए उसी की तशरीह करनी है। तो अब आपके पास बंद की तशरीह के लिए जो नज़्में हैं वो है दियो और नेकी। तो ये दोनों नज़्में जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अगर आप इन दोनों की तैयारी कर लेंगे तो ये बंद वाली तशरीह बहुत आसानी के साथ कर लेंगे, ठीक है? वरना अगर आप टारगेट पेपर को परचेज़ कर लेंगे तो मैंने उन हर चीज़ को उसमें कम ही कर दिया है। अब ज़रा हम बात करते हैं हिस्सा जीम के आखिरी सवाल की, जो कि आप लोगों के पास है सवाल नंबर 9। जी हाँ, आखिरी सवाल तो है, लेकिन ना इस सवाल के अंदर भी पार्ट्स बना दिए गए हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, ये भी आपके पास है सवाल नंबर 9, ये भी सवाल नंबर 9, ये भी सवाल नंबर 9। लेकिन ये अलिफ है, ये बे है, ये जीम है। है तो तीनों सवाल नंबर 9 ही, लेकिन उनके अंदर भी अलिफ, बे और जीम करके पार्ट्स बना दिए गए हैं। सबसे पहले सवाल नंबर 9 का हिस्सा अलिफ देखते हैं, जो कि आप लोगों के पास है हेटियन माँ के बाहिक सबक जो खुलासो या मरकजी ख्याल लिखो। अब यहाँ पर ना आपको कोई 3 टॉपिक्स दिए जाएंगे, कोई 3 सबक दिए जाएंगे और आपने किसी एक सबक का खुलासा या मरकजी ख्याल लिखना है, ठीक है? तो आपकी मर्जी है, आप खुलासा लिखें या आप मरकजी ख्याल। मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप खुलासा ही लिख लें तो ज्यादा बेहतर है, क्योंकि आपको नोट्स वगैरह में खुलासे ही मिल जाएंगे, ठीक है? इसके अलावा अब आपने तैयारी किन किन सबक की करके जानी है। पहला आपके पास है माई खैरी, हजरत सुलेमान फारसी, नसरपुर, अजरक और हुनर दौलताही। तो बस इन्हीं सबक के खुलासों की या मरकज़ी ख्याल की तैयारी कर लेंगे तो ये पोर्शन भी आराम से हो जाएगा। और आपके पास खुलासे या मरकज़ी ख्याल का सवाल होता है टोटल 5 नंबर का, तो बासानी 5 नंबर आप लोग हासिल कर लेंगे। अच्छा, एक और बात ये कि मैं पहले ही बता रही हूँ, जो आप लोगों के पास सवालात का पोर्शन होता है, जो कि हिस्सा बे का पहला सवाल है, अगर कोई सवालात इन्हीं सबक में से आते हैं जिनके आप खुलासे या मरकज़ी ख्याल याद करके गए हैं, तो आप लोग उनको खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है? तो मैंने कोशिश करी कि ये जो सबक दिए गए हैं इनके सवालात को वहां पर नहीं लिखूं, कुछ लिखे भी है मैंने और कुछ नहीं भी लिखे हैं। तो अगर इन सबक में से कोई सवाल आ जाता है तो मैं आपको बता रही हूँ कि आप लोगों ने पढ़ा हुआ होगा, खुलासा याद किया हुआ होगा, तो आप लोग वो बासानी लिख सकते हैं, क्योंकि आप सबको पता होगा कि क्या पूछना है और क्या बताना है, ठीक है? इसके अलावा सवाल नंबर 9 का आपके पास दूसरा पार्ट है बे, यानी कि हेटियन माँ के बाहिक नज़म जो मरकज़ी ख्याल लिखो। अब यहाँ पर भी आपको टोटल 3 नज़में दी जाएंगी और आपने किसी एक नज़म का मरकज़ी ख्याल लिखना है। मरकज़ी ख्याल आप लोगों के पास है टोटल 4 नंबर का, ठीक है? और आपने किन किन मरकज़ी ख्याल की तैयारी करके जानी है। पहला आपके पास है नेकी, इसके अलावा दुआ, हारी, डियो और प्यारा वतन। इन्हीं की तैयारी कर लेंगे तो इंशाल्लाह आराम से मरकज़ी ख्याल को बिल्कुल ही आराम से कर लेंगे और बेहतरीन नंबर आपके सिंधी के अंदर आएंगे। इसके अलावा सवाल नंबर 9 का हिस्सा जी में आपके पास हेड डरल पैराग्राफ जो उर्दू में तर्जुमो करियो। अब ना यहाँ पर आपको कोई 2 से 3 लाइनों का पैराग्राफ दिया जाएगा। आई थिंक 2 लाइनें ही होंगी। अच्छा, वो 2 लाइनें सिंधी के अंदर होंगी और आपने उसका तर्जुमा करना है उर्दू के अंदर, ठीक है? तो ये जो आपके पास सवाल है ये तकरीबन होगा 3 नंबर का, ठीक है? तो इसके लिए भी जाहिर सी बात है, कोई आपको ये तो नहीं बता सकता ना कि एग्जाम में ये पैराग्राफ आएगा, क्योंकि आपके जो सबक है आपकी बुक के अंदर टोटल 18 सबक है, उन्हीं के अंदर से कोई भी 2 लाइनें आपको उठा के दे देंगे। तो अगर आपने पढ़ा हुआ होगा तो आप बआसानी कर लेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको मेरे चैनल के ऊपर तमाम के तमाम सबक की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप लोग बआसानी अगर रोज एक भी सबक की तैयारी करते हैं, बस तैयारी ना भी करें, बस अगर उसको सुन भी लेते हैं, तब भी बआसानी इन सवालात को आप झटपट अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। तो ये तो आप लोगों के पास पूरा का पूरा सिंधी का पेपर, उम्मीद करती हूँ कि अच्छे तरीके से समझ में आया है
और अगर शॉर्ट वर्जन इसका परचेज करना है तो इंस्टाग्राम पर मैसेज कर लीजिएगा।